तो कल हमने चर्चा की कि वो कौन से आधार हैं जो भारत के एक विशेष कालखंड को आधुनिक भारत का दर्जा देते हैं। तो उसमें हमने पश्चिमी दृष्टिकोण पर, पश्चिमी जो नज़रिया है, दृष्टिकोण है, उसका अध्ययन किया, जो कहते हैं कि भारत में औपनिवेशीकरण का जो काल है, औपनिवेशीकरण और जो पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विज्ञान और तकनीकी, पश्चिमी विचारधारा, ये सारी चीज़ें जब भारत में आई और इसके साथ साथ जो औद्योगिक पूंजीवादी उत्पादन की प्रणाली आई, तो ये सारी चीज़ें जब भारत में आई और इनके हिसाब से जब सामाजिक परिवर्तन हुआ तो उसको हम आधुनिक भारत की संज्ञा देते हैं। ये पश्चिमी दृष्टिकोण था। तो हमने इसके साथ साथ भारतीय दृष्टिकोण भी देखने का प्रयास किया, जिसमें भारतीय विद्वान पार्थ चटर्जी का जो लेख है आवर मॉडर्निटी, उसमें उन्होंने जो राजनारायण बसु का लेख का चर्चा किया था, दोज डेज और दीज डेज, जिसमें मैंने 7 मुख्य बातों को, प्रगति और इन सब चीज़ों को लेकर के आपको विवरण दिया कल। तो कुल मिलाकर के अगर हम भारतीय दृष्टिकोण की बात करें कि वो क्या समझता है आधुनिकता को, तो वो कहता है कि औपनिवेशीकरण का विरोध, औपनिवेशीकरण का विरोध, और हमको स्वदेशी चीज़ें अपनानी चाहिए। मतलब हमको अपना जो उत्पादन क्षमता है उसका विकास करना चाहिए, जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिल सके और हम एक ऐसी इकाई के रूप में परिवर्तित हो सकें जिससे हम निर्यात उन्मुख बन सकें। तो स्वदेशी, औपनिवेशिक शक्तियों का, औपनिवेशिक शक्तियों से संघर्ष, औपनिवेशिकता का विरोध, इसके साथ स्वशासन, स्वशासन के साथ एक राष्ट्रीय शिक्षा, और जो मध्यकाल की विशेषता रही है सामंतवादी व्यवस्था, उसका विरोध। तो सामंतवाद का विरोध, स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा, औपनिवेशिक शक्तियों से संघर्ष, ये सारी चीज़ें जो हम करेंगे और उससे जो सामाजिक परिवर्तन होगा, ये सारी चीज़ें आधुनिकता का आधार हैं। तो ये भारतीय दृष्टिकोण। तो आधुनिकीकरण की, आधुनिक भारत का जो तत्व थे उन पर हम चर्चा कर चुके। अब हम चर्चा करेंगे कि भारत में ब्रिटिशों ने जो अपने शासन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे राज्य स्थापित किया, और प्लासी का युद्ध जो है 1757 में सिराजुद्दौला और ब्रिटिशों के बीच में होता है, तो इसकी पृष्ठभूमि पर अब हम चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे वो शक्ति, एक शक्ति के रूप में ब्रिटिश अस्तित्व में आते हैं और पूरे बंगाल प्रांत पर कब्जा करते हैं। तो जैसा कि हम जानते ही हैं, 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। मुगल साम्राज्य का पतन, आप देखिए, मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था और उसके ध्वंसावशेषों पर क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो रहा था। तो जो गवर्नर थे, जो मुगल साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में गवर्नर थे, वो गवर्नर ही क्षेत्रीय राज्यों का गठन कर रहे थे। जैसे आप देख लीजिए, मुर्शिद कुली खां, उसने बंगाल क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसके साथ सआदत खान, जिसने अवध क्षेत्र पर, और चिनकिलिच खान, जिसने हैदराबाद क्षेत्र पर, और इसके साथ साथ मैसूर राज्य और मराठा राज्य, और बाद में आप देखिए तो पंजाब में राजा रणजीत सिंह, इन्होंने क्षेत्रीय इकाई की स्थापना की। तो ये सब मुगल साम्राज्य के ही क्षेत्र के अंतर्गत आते थे और उन पर उनके गवर्नरों ने, अधिकतर गवर्नरों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। तो मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, भारत का जो व्यापार था वो घटता जा रहा था, और इसका प्रमाण अगर आप चाहें तो एक बात से लगाया जा सकता है कि जो सूरत का बंदरगाह था, सूरत के बंदरगाह से जो व्यापार होता था, चाहे वो पश्चिमी एशिया और यूरोप को जाता था या पूर्वी एशियाई देशों को जाता था, जैसे कि सूरत का बंदरगाह आप देखिए तो पश्चिमी एशिया और यूरोप जाने के लिए वो अदन की खाड़ी से होता हुआ, हरमुज जो पोर्ट है उससे होता हुआ, तो वो व्यापार, और इधर कालीकट, और कालीकट से जो दक्षिणी प्रायद्वीप का भाग है उसको पूरा घूमता हुआ और कैम्बे वगैरह से होते हुए, तो ये पूर्वी एशियाई देशों को, तो ये जो व्यापार था वो घटता जा रहा था। और आंकड़ा अगर आप देखिए तो लगभग 3 करोड़ के आसपास सालाना व्यापार होता था, और वो घट करके 30 लाख के करीब आ गया। तो बहुत बड़ी गिरावट आप देखते हैं। तो इसके पीछे कई कारण हैं। तो मुगल साम्राज्य का पतन एक कारण आप कह सकते हैं, और दूसरे जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि जो समकालीन विश्व
राज्य व्यवस्थाएं थी, जैसे आप देखिए ईरान में जो साम्राज्य था उसका पतन हो रहा था, और जो तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य का शासन था वो पतन की स्थिति में था। और इसके अलावा आंतरिक कारक भी थे, जैसे आप देखिए कि उत्तर भारत में संघर्ष चल रहा था। सूरत के बंदरगाह पर उत्तर भारत से माल और वस्तुएं आती थी, मध्य से, और यहाँ तक कि कलकत्ता से, इन सब जगहों से आती थी और वो वहाँ से दूसरे क्षेत्रों में भेजी जाती थी। तो अब आंतरिक कलह की वजह से, आंतरिक संघर्ष की वजह से वो चीज़ें ना आ पा, तो आपूर्ति बाधित हुई। तो इन सब कारणों के कारण, इन सब कारणों से सूरत का जो बंदरगाह था उसका व्यापार घट रहा था। तो मुगल साम्राज्य का पतन, जो भारतीय व्यापार था उसका, उसमें कमी, तो ये सब कारक उस समय मौजूद थे। अब उसी समय ब्रिटिश भी थे। ऐसा भी नहीं था कि ब्रिटिश बड़े स्वतंत्र तरीके से और अच्छे तरीके से उनकी परिस्थितियां रहीं। ब्रिटिशों को भी संघर्ष करना पड़ रहा था उनके जो यूरोपीय प्रतिद्वंदी थे, फ्रेंच डच लोगों से, क्योंकि सभी व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना चाहते थे और उसके लिए लगातार उनको संघर्ष करना पड़ रहा था। तो उनकी भी अपनी परिस्थितियां थी। तो आगे चल करके ब्रिटिशों ने एक ऐसे वाणिज्यिक आधार का निर्माण किया। वाणिज्यिक चीजें आप समझते हैं, वाणिज्य में क्या होता है कि वस्तुओं की लेन देन, खरीद फरोख्त, व्यापार, खरीद बेच, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो आप देखिए कि व्यापार से जुड़ा हुआ शब्द है। तो जो वाणिज्यिक आधार तैयार किया उन्होंने, उस वाणिज्यिक आधार, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उसी वाणिज्यिक आधार पर आगे चल करके उन्होंने अपनी साम्राज्य की नींव रखी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अगर हम ब्रिटिश साम्राज्य का उदय देखें तो 3 मुख्य बिंदुओं को हम रेखांकित करते हैं। पहला तो मैंने आपको बताया ही कि मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। दूसरा, ब्रिटिशों का व्यापारिक जो प्रभुत्व था वो बढ़ता जा रहा था। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जो औरंगजेब थे उन्होंने ब्रिटिशों को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुख्य रूप से कर मुक्त व्यापार करने और सीमा शुल्क में छूट वगैरह ये सारी चीजें दी थी। उसके बाद जो शाह शुजा थे बंगाल के गवर्नर, उन्होंने भी ब्रिटिशों को छूट दी। 3000 शायद सालाना कुछ कर देना पड़ता था। इसके अलावा पूरी छूट थी, आप फ्री ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुक्त व्यापार, कहीं भी माल की ले आवाजाही सब कुछ मुक्त। और जो फर्रुख सियर का फरमान था 1717 में, फर्रुख सियर, इसका जो फरमान था 1717 में, उसने पूर्ण रूप से मुक्ति दे दी, पूर्ण रूप से मुक्ति दी। और अब ब्रिटिशों को किसी भी प्रकार का कोई सीमा शुल्क नहीं, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं देना होता था। मुक्त आवाजाही, आप पूरे जो प्रांत है उसमें कहीं पर भी अपने माल को लेकर के जा सकते हैं। तो कंपनी तो इसका लाभ उठा ही रही थी। इसके साथ साथ कंपनी के जो कर्मचारी थे वो भी निजी व्यापार में लगे हुए थे, वो भी इसका छूट का लाभ उठा रहे थे। और बाद में जो कंपनी के ऊपर निर्भरता होती है भारतीय व्यापारियों की, साहूकारों की या जमींदारों की, जो निर्भरता भारतीय ब्रिटिशों के ऊपर होती है, वो आप समझिए कि भारतीय व्यापारी भी अपना माल ब्रिटिशों से कहते थे हमारा माल आप दूसरी जगह पहुंचा दीजिए, ढुलाई करवाते थे, क्योंकि ब्रिटिशों को कर नहीं देना पड़ता था। तो उस जब भारतीय उनसे ढुलवाएंगे माल तो उनके भी कर में बचत होती थी और वो किराया वगैरह और जो थोड़ा बहुत चीजें उनको दे देते थे। तो इस तरीके से पूरी की पूरी निर्भरता भारतीय व्यापारियों की भी उन पर बनी रही। तो ये दूसरी बातें हैं कि उनका व्यापारिक प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था। और तीसरी बात ये थी कि कंपनी का जो राजनीतिक और जैसे कि आपने देखा कि राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ रहा था। प्लासी का युद्ध हुआ, उसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और कंपनी के अधिकार में दक्षिणी बंगाल के 3 जिलों की दीवानी आ गई, जिसमें राजस्व वसूली के पूरे अधिकार आ गए। मुगल साम्राज्य में जो प्रशासन था वो 2 भागों में विभाजित था, एक निजामत होती थी और दूसरी दीवानी होती थी। तो जो निजामत होती थी उसके पास पुलिस व्यवस्था, फौजदारी के मामले और प्रशासन, ये सारी चीजें आती थी। और दीवानी के अंतर्गत आती थी राजस्व वसूली का और सिविल मामले, ये सारी चीजें आती थी। तो कुल मिलाकर के राजस्व वसूली सबसे महत्वपूर्ण, आपके पास संसाधन रहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये पूरा दीवानी का जो अधिकार है वो ब्रिटिश के पास आ गया, 3 जिलों का जो दक्षिणी उसमें थे। तो राजनीतिक और वाणिज्यिक भूमिका में जो बदलाव हो रहा था, ये 3 मुख्य आधार थे ब्रिटिशों के
साम्राज्य के निर्माण के। तो और इसके साथ साथ जो ब्रिटिश थे उनका जो संबंध था भारतीय व्यापारियों के साथ और जो मुगल दरबार के या जो भी साम्राज्य के दरबार के दरबारी होते थे, बड़े बड़े अधिकारी होते थे, प्रशासनिक अधिकारी, उनसे अच्छे संबंध होते थे ब्रिटिशों के। और तो इस तरीके से ब्रिटिश अपना संबंध बना करके चलते थे जिससे उनको आगे चल करके लाभ हो। तो ये सारी चीज़ें आधार बनी ब्रिटिशों के। और एक जो आप कह सकते हैं कि एक सिद्धांत है जो कहता है कि ब्रिटिशों के साम्राज्य निर्माण में भारतीयों का योगदान है। और इस बात की पुष्टि एक राइटर हैं क्रिस्टोफर बेली, उन्होंने एक किताब लिखी थी, इंडियन सोसाइटीज ऑफ मेकिंग ब्रिटिश एम्पायर। तो उस किताब से आप देख सकते हैं कि उसमें उन्होंने ये तर्क दिया था कि जो ये संबंध बनाया उन्होंने भारतीय व्यापारियों से, साहूकार, जमींदार और जो दरबारी थे, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों पर जो थे, और जो सैनिकों से उनको संबंध बनाया, उन सब लोगों ने सहायता की ब्रिटिशों की साम्राज्य निर्माण में। तो ये पूरी तरीके से स्वीकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके पीछे कहाँ तक सच्चाई है ये बात चर्चा का विषय है। और तो अब हम ये देखते हैं कि हालांकि एक बात और है कि जो फर्रुखसियर ने मुक्ति दी, कर में छूट दी, उसके पहले के राजाओं ने, फर्रुखसियर ने तो मान लीजिए कि उनके कमर में सूजन थी और बहुत दर्द होता था, उनको कोई इलाज नहीं कर पा रहा था। तो एक सर्जन थे ब्रिटिश, हैमिल्टन नाम था, वो आए और उन्होंने फर्रुखसियर का इलाज किया, वो पूरी तरीके से ठीक हुए। तो उससे खुश होकर के उसने फरमान जारी किया मुक्ति का, कर मुक्ति का और सीमा शुल्क में छूट का। लेकिन उसके पहले के जो राजा थे या फर्रुखसियर भी दे दिए, केवल यही कारण नहीं बनता कि आप उनको छूट दे दीजिए, इतना ज़्यादा राजस्व आता था उससे, सीमा शुल्क से और इन सब चीज़ों से। तो साम्राज्य का जो आपका खजाना है उस पर कितनी अच्छी हालत हो जाती अगर ये टैक्स आता तो क्यों उन लोगों ने छूट दी ब्रिटिशों को कर में, इन सब चीज़ों में? तो उसके पीछे के कुछ मुख्य कारण ये है कि जैसे जो समुद्री व्यापार था उसमें इनका प्रभुत्व था। ये धमकी भी देते थे कि अगर आप हमको छूट नहीं देंगे, सहूलियत नहीं देंगे, तो हम आपके जो मुगल साम्राज्य के राजाओं के भी अपने जहाज होते थे, वो भी व्यापारिक कार्यों में लगे होते थे, तो वो भी धमकी देते थे कि हम आपकी जो जहाज है उसको लुटवा लेंगे या डुबो देंगे। तो इस तरीके से पहला कारण ये बनता है। दूसरा बात ये है कि जो दरबारी रहते थे, जो दरबारी अधिकारी होते थे या मुगल साम्राज्य के जो दरबारी होते थे, तो ये लोग सिफारिश करते थे कि आप इनको छूट दीजिए। और ये क्या करते थे कि राजाओं को अपने ब्रिटेन से अच्छी अच्छी वस्तुएं लेकर के आते थे और वो उपहार स्वरूप देते थे। तो ये दो तीन बातें हैं जिसके कारण इनको छूट मिली। अब अगर हम 1757 से 1765 के बीच देखें तो जो मुर्शिद कुली खान द्वारा स्थापित साम्राज्य था, बंगाल साम्राज्य, वो नष्ट हो चुका था। और क्योंकि आप देखिए तो 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है, उस युद्ध के चलते, अभी हम बात करेंगे बक्सर का, पहले प्लासी पर चर्चा करेंगे फिर बक्सर का। तो 1764 के युद्ध के चलते जिसमें हार होती है, जो गठबंधन बना था मुगल साम्राज्य का, शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और ये बंगाल के नवाब मीर कासिम, इनका जो गठबंधन था वो हार जाता है बक्सर के युद्ध में। और मुगल शासक पूरी दीवानी बंगाल की वो ब्रिटिशों को दे देते हैं। मतलब बंगाल के अंतर्गत उस समय बिहार, आधुनिक बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये तीनों आते थे। और इसकी पूरी दीवानी, आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा संपदा उनके हाथ लगी ब्रिटिशों के। तो ये चीज़ें थी। तो अब ब्रिटिश क्या कर रहे थे? तो ये प्लासी का जो युद्ध होता है, प्लासी का जो युद्ध होता है 1757 में, इसकी पृष्ठभूमि पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो एक विद्वान है, उनका नाम है, ब्रिटिश विद्वान है H.C. हिल्स। वो कहते हैं कि एक षड्यंत्र था जिसके वजह से वो षड्यंत्र सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाना चाहता था। और उस षड्यंत्र में अमीचंद और जगत सेठ
और मानिक चंद, ये 3 लोग, और जो दरबारी अधिकारी थे उनकी मिली भगत, और मुख्यतः मीर जाफर। तो इन सब लोगों का षड्यंत्र था, और इस षड्यंत्र के पीछे का कारण ये था कि सिराजुद्दौला के कुछ कृत्य ऐसे, कुछ कार्य ऐसे थे जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिमों के बीच में टकराव आ गया था बंगाल में। और जो हिंदू थे वो खिलाफत में आ गए थे, और उसमें ये जो व्यापारी थे मुख्यतः जगत सेठ, अमीचंद और जो मैंने बात की मानिक चंद, ये लोग ज़्यादा प्रभावित हुए। तो उसकी वजह से ये बहुत चिढ़ गए थे और गद्दी से हटाना चाहते थे। लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि जब प्लासी का युद्ध हुआ तो सिराजुद्दौला की तरफ से हिंदू भी लड़े और मुस्लिम भी लड़े। उनके सैनिकों में हिंदू और मुस्लिम दोनों सम्मिलित थे। तो अगर नाराजगी की बात होती हिंदुओं की तो क्यों लड़ते, है ना? तो ये बात है। अब लेकिन एक बात ये जरूर है कि सिराज के कुछ कार्य ऐसे थे जिसने जो उच्च अधिकारी वर्ग थे उनको नाराज किया, और जो व्यापारी, जमींदार, साहूकार वगैरह थे इनको नाराज किया। साथ में जो मीर जाफर के द्वारा नेतृत्व कर रहा था, मीर जाफर दरबारियों का, उस वर्ग को इसने नाराज किया। यहाँ पर हम जिक्र करेंगे बृजेन गुप्ता, एक व्यक्ति हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी। इस किताब में उन्होंने बताया कि बंगाल का पतन केवल ये जो षड्यंत्र है या जो भी बातें रही होंगी उसके कारण नहीं हुआ, बल्कि उसके बंगाल के पतन के जो कारक हैं वो उसके बंगाल के अतीत में दिखाई देते हैं। मुर्शिद कुली खान का वो जिक्र करते हैं कि मुर्शिद कुली खान ने जो हिंदू थे उनको बड़े पैमाने पर उनके भूमि स्वामित्व से हटाया। जो भूमि स्वामित्व रखते थे हिंदू, उनके भूमि स्वामित्व से हटाया, क्योंकि वो अधिक टैक्स की मांग कर रहा था, अधिक कर की मांग कर रहा था, और जो हिंदू ये देने में असमर्थ थे उनको जेल में डाल दे रहा था। तो ये बातें हैं जो आगे चल करके, और सिराजुद्दौला भी जब आया तो वो भी इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो ये बातें थी। तो अगर हम तात्कालिक कारण की बात करें कि तात्कालिक कारण कौन सा था जिसके कारण सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संघर्ष हुआ और अंततः प्लासी का युद्ध हुआ, तो तात्कालिक कारक में आप चर्चा कर सकते हैं जो फोर्टिफिकेशन, जो वो किलेबंदी का कार्य कर रहे थे बंगाल के अंतर्गत, जो फोर्ट विलियम था उसकी किलेबंदी कर रहे थे कंपनी वाले। तो सिराजुद्दौला ने उनको मना किया। तो उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया कि आप इतने मजबूत नहीं हैं कि आप फ्रेंचों से हमारी रक्षा कर सकेंगे, इसीलिए हम अपने किले की इसको किलेबंदी कर रहे हैं। तो ये तर्क उन्होंने दिया कंपनी ने, लेकिन मेन जो उनका मोटिव था वो ये था कि वो दिखाना चाहते थे कि हम तुम्हारी सत्ता को कबूल नहीं करते हैं, तुम्हारी सत्ता को हम नहीं मानते हैं। तो सिराजुद्दौला आया, उसने फोर्ट विलियम को कैप्चर किया, कब्जा किया। उसके बाद वो उसको वहाँ से ब्रिटिशों को भगा करके वो वापस लौट गया, और जो सिराजुद्दौला का पश्चिमी इलाका था वहाँ से उसको आक्रमण की आशंका थी, तो अपना सेना वना मजबूत करने लगा। और इधर ब्रिटिशों को समय मिल गया, उन्होंने मीर जाफर से टाई अप किया। मीर जाफर ने उनको कहा कि हम आपको ये सहूलियतें देंगे, आपको इतना हम पैसा भी देंगे, सारी चीज़ें मीर जाफर से बात हुई और मीर जाफर तैयार हो गया, और अंततः प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना खड़ी थी, 50,000 सैनिक उसके। इधर ब्रिटिशों के नेतृत्व करता रॉबर्ट क्लाइव। तो प्लासी के मैदान में आप समझिए कि दाईं ओर शायद राय दुर्लभ सेनापति के रूप में नेतृत्व कर रहे थे सैनिकों का, और बाएं तरफ मीर जाफर या दाएं बाएं ऐसे कुछ था। तो मीर जाफर की नेतृत्व करता वाली सेना और राय दुर्लभ दोनों ने लड़ाई में भाग ही नहीं लिया, खड़े होकर के केवल देख रहे थे। और सिराजुद्दौला अकेले लड़ा और अंततः हार हुई। बाद में मीर जाफर के लड़के ने उसको मार दिया। तो आप समझिए कि 1757 का जो ये प्लासी का युद्ध है ये निर्णायक भूमिका निभाता है, और कंपनी के साम्राज्य निर्माण की तरफ एक कदम होता है, और जिसके अंतर्गत उसको दीवानी मिल जाती है, उसके पास संपदाएं आने लगती हैं। तो वो अब कंपनी अपने वाणिज्यिक कार्यों से
हट करके कुछ और कार्य करने लगती है, जैसे कि वो व्यापारिक कार्यों को शुरू करती है कि हमारे जो उत्पाद ब्रिटिशों की फैक्ट्रियों में बन करके आ रहे हैं उनको भारतीय बाजारों में बेचा जाए। इसके साथ साथ वो निवेश में भी जुड़ी, रेलवे का विस्तार करने लगी, वनीकरण, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से अब, क्योंकि पहले जो ब्रिटिश होते थे उनको क्या होता था कि वो वहाँ से सोना चांदी और बहुमूल्य रत्न लेकर के आते थे भारत में, और भारत में जो सराफा होता था, जैसे आज का जो सोनार है ना, उस समय जो सराफा होता था उसके पास, वो उसको दे करके कुछ वो उसके बदले लेता था मूल्य, तो उसको दे करके वो भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करते थे और तब यहाँ से वस्तुएं खरीदते थे। तो ये बड़ा उनको उनका वेल्थ भी जाता था, जैसे धन निष्कासन का सिद्धांत भारत से जाता था, पहले उनका जाता था पूरा पैसा। तो जब इतना बड़ा खजाना हाथ लगा ब्रिटिशों के, तो उसके बाद उन्होंने पूरा का पूरा भारतीय बाजार और व्यापार हर चीज़ पर कब्जा करना शुरू किया। बाकी की चर्चा